11 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। देश के सबसे बड़े सूबे में 15 साल बाद भाजपा ने वापसी की थी। परिणाम आने के 8 दिन बाद यानी 19 मार्च 2017 को गोरखपुर से 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी मुख्यमंत्री के तौर पर 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले आया है रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड खुद योगी सरकार की ओर से जारी किया गया है। क्या है रिपोर्ट कार्ड के दावे और इस पर विपक्ष का क्या कहना है और क्या कहते हैं असल आंकड़े, इसी पर बात करेंगे आज के प्रश्न प्रदेश में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश की खबरों पर प्रश्न प्रदेश। शुरुआत कानून व्यवस्था से। अपने रिपोर्ट कार्ड में योगी सरकार ने दावा किया है कि 4.5 साल के कार्यकाल में गुंडे माफिया चूर हुए हैं और लोगों का भय दूर। योगी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इन 4.5 सालों में एफसीआर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 की तुलना में साल 2020 में डकैती में 70.1%, लूट में 69.3%, हत्या में 29.1%, बलवे में 33%, रोड होल्डअप में 100%, अपहरण में 35.3%, दहेज मृत्यु हत्या में 11.6% व बलात्कार के मामलों में 52% की कमी आई है। 11,864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, 150 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए और 3,427 अपराधी घायल हुए। गैंगस्टर एक्ट में 44,759 की गिरफ्तारी हुई और 630 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई। माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 1866 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। सीए के विरोध में प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली की गई। बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की मंजूरी दी गई। ये तो हो गए सरकार के दिए आंकड़े। अब एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं या और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में कुल 2,82,171 मामले उत्तर प्रदेश में आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। साल 2017 में इनकी संख्या बढ़कर 3,10,084 तक पहुंच गई। इसी तरह 2018 में 3,42,355 मामले, 2019 में 3,53,131 मामले और 2020 में 3,55,110 मामले आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुए। यानी कि अगर कुल आपराधिक मामलों की बात करें तो 2016 की तुलना में 2020 में 72,939 ज्यादा मामले दर्ज हुए, ऐसा एनसीआरबी का डाटा कहता है। हालांकि एनसीआरबी का डाटा यह भी बताता है कि 2016 के मुकाबले 2020 में बलात्कार, हत्या और चोरी जैसे अपराधों में कमी भी आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में 4,889 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में संख्या घटकर 3,779 पर आ गई। इसी तरह साल 2016 में बलात्कार के कुल 4,816 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में संख्या घटकर 2,769 पर आ गई। चोरी के मामलों की बात करें तो 2016 में 56,550 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2020 में संख्या घटकर 33,250 पर आ गई। ये तो हो गई आंकड़ों की बात। आंकड़ों से इतर बीते 4.5 सालों के दौरान ऐसी कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, चाहे वो उन्नाव का मामला हो या फिर हाथरस का, कानपुर का बिकरू कांड हो या महोबा कांड। इन सब मामलों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, सरकार पर सवाल उठे। विपक्षियों ने कहा कि यूपी में जंगल राज है। इस तरह के कुछ प्रमुख मामलों पर नजर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के 3 महीने बाद ही जून 2017 में उन्नाव में एक रेप का मामला सामने आता है। आरोप लगा बीजेपी के ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर। सरकार पर विधायक को बचाने के आरोप लगने लगे। रेप पीड़िता के पिता की पुलिस थाने में ही मौत हो गई। रेप पीड़िता जब सुनवाई के लिए कोर्ट जा रही थी तब उसकी कार ट्रक से टकरा गई। इसमें भी 2 लोगों की मौत हुई। आरोप लगे कि पीड़िता को चुप कराने के लिए उसे मारने की कोशिश हुई। सरकार की बहुत फजीयत होने के बाद मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। बीजेपी का विधायक दोषी पाया गया आखिर और उसे उम्र कैद की सजा हुई। हाथरस में दलित लड़की की हत्या और रेप के मामले में भी योगी सरकार खूब घिरी। पुलिस की भूमिका पर यहां भी सवाल उठते हैं। कई दिन तक परिवार के पास मीडिया को जाने ही नहीं दिया गया। परिजनों के बिना शव को जला दिया गया। एक बार फिर सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लगे। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों से इतर पुलिस पर भी अपराधियों ने हमले किए। दिसंबर 2018 में बुलंदशहर के चिंगरावटी गांव में हिंसा हुई।
कथित तौर पर गोकची की घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने चिंगरावटी पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया था। इस हिंसा में स्याना थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह मारे गए। फिर कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस पर बहुत बड़ा हमला हुआ। विकास दुबे नाम के गैंगस्टर को पकड़ने गई टीम पर हमला हो गया, जिसमें 8 पुलिस वाले मार दिए गए। कुछ पुलिस वाले पर गैंगस्टर से मिलीभगत के आरोप भी लगे हुए थे। घटना के कुछ दिन बाद विकास दुबे का ही इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस की रंगदारी वसूलने का मामला भी आया। महोबा का मामला था। यहाँ व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर दी गई। अपनी मौत से पहले वीडियो बनाकर व्यापारी ने एसपी मणिलाल पाटीदार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हत्या के बाद एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। हत्या का केस दर्ज किया गया और अब एसपी साहब ही फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर्स पर भी खूब विवाद हुए। विपक्षी दलों ने इस पर सरकार को खूब घेरा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहां एनकाउंटर्स में मुस्लिमों को मारने का आरोप लगाया, तो सपा और कांग्रेस ने ब्राह्मणों को। इस तरह के आरोप अवैध इमारतों के खिलाफ चलाए गए अभियान में भी लगे। कहीं नक्शे के नाम पर और कहीं अवैध जमीन होने के नाम पर मकानों दुकानों को ढहाया गया और जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई उनमें से कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद शरीखे बाहुबली नेता, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, बदन सिंह बद्दो जैसे गैंगस्टर। हालांकि इस तरह की कार्रवाई पर भी सवाल उठते रहे हैं। कहा गया है कि योगी सरकार सिर्फ उन बाहुबलियों या अपराधियों पर ही कार्रवाई करती है जो विपक्षी पार्टियों से जुड़े रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह चिन्हित कर कार्रवाई करना सही नहीं है। इस तरीके से तो अगर अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो इस सरकार से जुड़े लोगों की संपत्ति तोड़ी जाएगी। अखिलेश ने बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेने की बात भी कही। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा और फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची LDA पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है। सरकार कानून को नहीं मान रही। जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। इस पर बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। अखिलेश यादव जी का दर्द है। बहुत बड़े बड़े भूमाफिया सपा के नेता के रूप में जैसा वो चाहते तो ऐसा करते। सरकारी जमीन, गैर सरकारी जमीन, किसी की व्यक्तिगत जमीनों पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लिए थे। अगर उसमें बुलडोजर चल रहा है और उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चल रहा है या समाजवादी पार्टी पर बुलडोजर चल रहा है और वो भाजपा को सलाह देने लगे कि अपना चुनाव निशान आप बुलडोजर रख लो, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं भाजपा का चुनाव निशान तो बुलडोजर नहीं है, कमल का फूल है जिसमें लक्ष्मी जी रहती हैं और उनके आधार पर विकास होता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी चूंकि वह अपराधियों, माफियाओं और इस तरह के लोगों की पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, वो अपने चुनाव निशान को साइकिल बदल करके AK-47 राइफल रखे। अब बात सड़कों की। यूपी में मायावती के कार्यकाल में बना यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर अखिलेश के कार्यकाल में बना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सबने इसे अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में टॉप पर रखा। अब यूपी सरकार का दावा है कि उसके 4.5 साल के कार्यकाल में योगी शासन के अंतर्गत 1322 किलोमीटर लंबे ऐसे 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो रहा है। 297 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण हो गया है। 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य भी प्रगति पर है। एक्सप्रेसवे के अलावा योगी सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 15,286 किलोमीटर नई सड़कें व 925 छोटे बड़े पुलों के निर्माण का दावा भी करती है। साथ ही आगरा व कानपुर समेत 10 महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने का दावा भी करती है। सरकार के इन दावों पर विपक्ष का दावा भी आता है। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि योगी आदित्यनाथ उनके कार्यकाल में शुरू किए गए परियोजनाओं का फीता काटकर श्रेय लेते रहे हैं। देखिए, भाजपा की ये सरकार जुमलों की सरकार है
अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कह रहे थे। हमने 2016 में अक्टूबर में उसका बजट उन्मुक्त करा था और 4.5-5 साल में ये उसे बना नहीं पाए। आज भी वो अभी चालू नहीं हुआ, उसमें गड्ढे पहले से पड़ रहे हैं, दरारें पहले से पड़ रही हैं। यही हाल गंगा एक्सप्रेसवे का है, यही हाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। क्या वो धरातल पे है? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 69% काम बुंदेलखंड पे हुआ है और अभी गंगा एक्सप्रेसवे की तो जमीनी अधिग्रहण चल रही है। तो इनकी झूठ की सरकार है, ये जुमले देते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे। सपा के इन दावों पर भाजपा का जवाब भी आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास करने का काम किया है, समाजवादी पार्टी से बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के विकास के पैरामीटर्स केवल मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और कुछ जिलों तक ही सीमित थे, रामपुर तक सीमित थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक, पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, हर विषय पर हमने काम करने का काम किया है। और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी लगातार परेशान है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है कि हम उनके फीते काटने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी ने अंतिम समय में कुछ 1 लाख रुपए डाल करके कई करोड़ों की परियोजनाओं का, कई 100 करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया था। मसलन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 1 लाख रुपए दे करके उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया था। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद जब योगी आदित्यनाथ जी ने जब से गद्दी संभाली, उन्होंने तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको शुरू करने का काम किया जो जनता के लिए बहुत जरूरी थे। सड़क के बाद अब बात रोजगार की। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं के गुस्से ने अखिलेश यादव की विदाई और भाजपा की जीत में एक भूमिका निभाई। यही वजह है कि योगी सरकार अपने कार्यकाल में हुई भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन पिछले 4.5 साल में कई भर्तियों में धांधली और लेट लतीफी की खबरें इन दावों पर सवाल भी खड़ा करती हैं। कुछ उदाहरण इन्हें देखने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 2019 में यूपीपीएससी की LT ग्रेड परीक्षा 2018 का पेपर लीक हो गया था। 2018 उस परीक्षा के नाम में है, 18 की परीक्षा थी। इस मामले में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रही अंजू कटियार को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2021 में यूपीएसएसएससी ने ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया क्योंकि SIT जांच में पता चला कि परीक्षा के बाद OMR शीट में गड़बड़ी की गई थी। धांधली करने वाले लोग आयोग के स्कैनिंग रूम से कॉपी निकालकर बाहर ले गए और उसमें आंसर भरकर वापस भी रख गए। इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी खूब धांधली के आरोप लगे। आरक्षण, कट ऑफ और सवालों के उत्तर को लेकर मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो दूसरी तरफ धांधली और पेपर आउट होने की शिकायतें भी आई, कई गिरफ्तारियां भी हुई। फिलहाल सरकार का दावा है कि भर्ती पूरी कर ली गई है। हालांकि आरक्षण नियमों में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अभी भी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की मांग, 2016 की दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति, 41,520 सिपाहियों की भर्ती में खाली सीटों को भरने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं। योगी सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड में दावा करती है कि पिछले 4.5 सालों में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। इस आंकड़े पर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और सरकार के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की शैली बन चुकी है, संस्कार बन चुका है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब नौकरियों के मामले में पूछता है कि मुख्यमंत्री जी आपने नौकरियां कहां दी, तो सरकार सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना देने से मना कर देती है। लगातार प्रदेश का नौजवान नौकरियों को लेकर संघर्ष कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार लाठियों से पिटवाने का काम करती है। मुख्यमंत्री जी झूठ बोलना बंद करिए। यदि नौकरियां दी हैं तो वो कहां हैं? हम तो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अगर आपने नौकरियां दी हैं तो उस पर श्वेत पत्र लाइए और बताइए, जो लाखों करोड़ों रुपए आप होर्डिंग बैनर में लगा रहे हैं, बताइए किस जनपद में, किस विभाग में कितनी नौकरियां कहां पर मिली। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार नौजवानों की आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अहंकारी मुख्यमंत्री सिर्फ होर्डिंग और बैनर लगाकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है, शून्य है।
वहीं दूसरी तरफ भाजपा पिछली सरकारों पर नौकरियों में पक्षपात और भ्रष्टाचार करने का आरोप वापस लगाती है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के समय में किस प्रकार से घोटाले होते थे, भर्तियों में भ्रष्टाचार होता था, जाति के आधार पर, रिश्वत के आधार पर क्षेत्र विशेष के लोगों को केवल रोजगार मिलता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने 4.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां अलग अलग विभागों में देने का काम किया है। पुलिस विभाग में 1,37,000 हमने भर्तियां करने का काम किया हो, या हमने 1.25 लाख भर्तियां आज बेसिक शिक्षा में करने का काम किया हो। हर विभाग में हमने भर्ती करने का काम किया है और सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई है, बिना भ्रष्टाचार के हुई है, बिना सिफारिश के हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई नहीं पड़ रही। रोजगार के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो सबसे ऊपर है अभ्युदय योजना, एक ऐसी योजना जिसके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार सिविल सर्विसेज और दूसरी भर्तियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के जरिए निःशुल्क तैयारी करवाती है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत नीट जेईई से लेकर यूपीएससी और यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों की क्लास लगती है। अभ्युदय योजना के लिए टेस्ट होता है और टेस्ट पास करने वालों को क्लासेस के लिए चुना जाता है। कानून व्यवस्था, सड़क और रोजगार के बाद अब बात कोरोना मैनेजमेंट की। कोरोना की पहली लहर जब आई तो योगी सरकार के कामकाज की तारीफ हुई, चाहे वो बस भेजकर छात्रों और मजदूरों को वापस लाने की बात हो या फिर संक्रमण रोकने के लिए किए गए उपायों की। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने जो हालत देखे शायद ही उसे कोई भूल पाए। इस साल अप्रैल और मई के महीने में हमने अपने परिजनों को बचाने के लिए दवाई के लिए भटकते परिवारों को देखा, अस्पताल से लेकर श्मशान तक लगी लंबी लंबी लाइनों को देखा, हमने ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार को भी देखा, हमने दिन रात एक साथ जलती दर्जनों और सैकड़ों चिताओं को देखा, लाशों को गंगा में भी बहते देखा और सैकड़ों की संख्या में किनारे पर दफन होते भी देखा। हालांकि इन सब के बावजूद योगी सरकार दावा करती है कि उसने कोरोना के मामले में दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर तरीके से काम किया है और इसके लिए उसकी तारीफ विदेशों में भी होती है। रिपोर्ट कार्ड में इस बात को भी शामिल किया गया है कि राज्य में अब तक 9 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाकर देश में सूबा पहले स्थान पर है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार के दावों पर विपक्ष का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से कोरोना काल में लाखों लोग बिना ऑक्सीजन और बेड के अपनी जान गंवा बैठे। उत्तर प्रदेश की वो फोटो कोई भूला नहीं है जब कोरोना काल में करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे और उस समय भी कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और वैज्ञानिक लगातार कह रहे थे कि आप तैयारी करिए, वैक्सीनेशन कराइए। आज भी वैक्सीनेशन सिर्फ 10% डबल डोज हो पाया है। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोरोना महामारी में अपने नज़दीकी को न खोया हो और सरकार झूठ बोल रही कि बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई। अरे सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 1200 का है वो 25,000 रुपये का मिल रहा था। लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाए हुए थे। भाजपा सरकार और आदित्यनाथ जी की अक्षमता की वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना की लहर प्रभावी हुई। इसका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अब विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उस पर भाजपा का जवाब भी सुन लीजिए। कोरोना के आधार पर कुछ राजनीतिक दल अपने लिए राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा विश्व पीड़ित हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी का राज्य है, जिस तरह से कोरोना का हमने डटकर के मुकाबला किया है, अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में तुलना करके देखें तो 1.5 करोड़ की आबादी की दिल्ली में 27,000 मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश जहां 24 करोड़ की आबादी है वहां 24,000 मौतें हुई हैं। एक भी मौत का होना दुखदाई है। लेकिन आज चाहे WHO हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे मुंबई हाई कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अलग अलग तमाम एजेंसियों ने, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री और सांसद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कोरोना प्रबंधन के लिए तारीफ की है। लेकिन कुछ लोग केवल राजनीतिक कारणों से कोरोना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आधार पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना पर जिस तरह से हमने काम किया है, हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों पर क्या है विशेषज्ञों की राय, अब ये जानने का वक्त है। ये समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल से। देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो पिछले 2 मुख्यमंत्रियों का जो कार्यकाल था ना, 2007 से 12 तक बसपा की सरकार थी और 12 से 17 तक सपा का राज था, ठीक है ना। तो एक बार मायावती मुख्यमंत्री थी, फिर अखिलेश यादव हुए, 2017 से ये हैं। तो अगर मैं इस पोजीशन में हूं अभी कि मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है, क्योंकि मैंने लगातार लिखा है, कमेंट किया है, बोला है
कि मायावती के 5 साल के कार्यकाल में कैसा था माहौल, फिर अखिलेश यादव के कार्यकाल में, और फिर इधर 4.5 साल में क्या रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कार्यकाल को आप किसी भी पैरामीटर पे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, और किसी भी पैरामीटर पे आप पूरी तरह से सफल भी नहीं कह सकते। सरकारें देखिए ऐसे ही चलती हैं। कुछ मामलों में आप कह सकते हैं कि बसपा के शासन में चीजें कुछ मामलों में शायद बेहतर थी, लेकिन कुछ मामलों में बहुत खराब थी। ठीक इसी तरह सपा के कार्यकाल में भी कुछ मामलों में बड़ा काम हुआ, लेकिन कुछ मामलों में इतना खराब माहौल हो गया था कि लोग कहने लगे थे कि अब ये सरकार बदलनी चाहिए। ठीक वैसे ही ये जो 4.5 साल का कार्य है, इसमें हम कुछ चीजें ऐसी गिना सकते हैं कि चीजें बेहतर हुई, और कुछ चीजें ये हम कह सकते हैं कि कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो विपक्ष कह रहा है वो भी पूरी तरह सही है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार जिस तरह के आउटस्टैंडिंग बदलाव की बात कर रही है, वैसा आउटस्टैंडिंग बदलाव तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, थोड़ा बदलाव इसलिए हुआ है कि मुख्यमंत्री का जो काम करने का तरीका है, उनका अपने अधिकारियों से, सरकारी मशीनरी से डील करने का तरीका, और बहुत ही एक्टिवली पूरे प्रदेश का दौरा करके वहां पे लोगों से डायरेक्टली बात करने का तरीका, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो लोगों से बात करने वाली है गोरखनाथ की वजह से। तो इन सब वजहों से मुख्यमंत्री की एक अलग तरह की छवि बन गई है कि वो बहुत स्पष्टवादी हैं, बहुत ही कड़क छवि है उनकी, और एक हार्ड टास्क मास्टर है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत ही पुशिंग है। वो जिस चीज को करना है वो करवा लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो आपकी बात का जवाब मैं यूं दूंगा कि विपक्ष जिस तरह से सरकार को पूरी तरह से फेल कह रही है, वो मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस के बारे में तो हम लोग खुद देख रहे हैं लखनऊ में बैठ के, और जितने बड़े शहर हैं कि वहां पे कोरोना को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल किया गया है, और वैक्सीनेशन काफी बड़े स्तर पे हुआ है उत्तर प्रदेश में, और आज भी हो रहा है। नंबर 2, पिछले साल के कोरोना की विभीषिका के बाद जिस तरह से लोगों का पलायन हुआ था, तो हम सब लोगों को लखनऊ में लगता था कि अब ये सारे लोग जो कि परेशान हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका रोजगार चला गया है, तो पता नहीं पूरे प्रदेश में किस तरह की अशांति फैल जाएगी, और ये सारे लोग अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए, ये तक बात होती थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तमाम सारे लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई, कई लोग अकोमोडेट हुए भी, कई लोग नहीं हुए। तीसरी बात की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे जो लॉकडाउन और कोरोना से जुड़े हुए जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उनका जो असर हुआ, वो एक बारगी तो हम लोगों को भी लगा था कि ये सब चीजें बैठ जाएंगी बिल्कुल, लेकिन पिछले 4 महीनों से जिस तरह का रिवाइवल हुआ है जून के बाद से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो देख के लगता है कि ये रिवाइवल तभी हो सकता है जब लोगों को ये भरोसा हो कि हाँ, हमें जो कुछ हमारा व्यापार है या रोजगार है वो करने के मौके हमें मिलते रहेंगे। सरकार ने भी छूट देना शुरू किया, कुछ ढिलाई देना शुरू किया। तो मुझे लगता है कुछ 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार का जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, वो वाकई में बाकी राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। और लास्ट में ये कि जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, चाहे वो क्या बोलते हैं, डिफेंस कॉरिडोर को लेके हो, या फिर जो तमाम सारी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर अपना यूनिट लगाने की बात कर रही थी, उसमें काफी हद तक सफलता मिली है, जो कि पिछले 2 सरकारों में बड़े उस स्तर पर नहीं मिल पाई थी जिस तरह का दावा किया जाता था। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी लोगों को प्रमोट किया जा रहा होगा कि उत्तर प्रदेश जाके वो कुछ करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के पूरे समर्थन की वजह से भी थोड़ा सा फर्क यूपी में पड़ा है। तो ये था आज का प्रश्न प्रदेश। हमने आपको योगी सरकार के दावे बता दिए, आंकड़े बता दिए, विपक्ष के आरोपों को बताया और उस पर सत्ता पक्ष की ओर से आए जवाब भी बता दिए। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के बारे में आपका क्या सोचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आज के प्रश्न प्रदेश के बारे में आपकी जो भी राय हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं जो आप चाहते हैं कि प्रश्न प्रदेश में पूछे जाएं, तो आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं dillalantopup@gmail.com पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?